अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मोस्ट वेलकम वंस अगेन। तो मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद इसहाक और आज हम टॉपिक लेकर आए हैं एक नया और इंटरेस्टिंग किस्म का। शर्त यही है कि आपकी तवज्जो और ध्यान इसी तरफ हो। तो जिस तरह मैंने लिखा है जी, ये काउंटडाउन 7। हम कोशिश करेंगे कि हमारी इस अकेडमी ऑफ नॉलेज में जो है ना, हर तरह का जो निसाबी सिलेबस है उसको कोशिश की जाए कि किस तरह बच्चों को आसानी से पहुंचाया जाए। तो हर ज़ुबान की एक टर्मिनोलॉजी होती है, एक मखसूस इस्तिलाहात होती हैं, अल्फाज होते हैं जो सिर्फ उसी मानों में इस्तेमाल होते हैं और उसी पस मंज़र ही में, पर्सपेक्टिव में यूज़ होंगे जिसमें वो उस ज़बान में इस्तेमाल हुए हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी काउंटडाउन 7। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की है। तो इसमें बाज़ जो है ना प्राइवेट इंस्टीट्यूट वो भी इसे पढ़ाते हैं और बाज़ जो है ना सेमी गवर्नमेंट के इदारे हैं, जैसे डिवीजनल पब्लिक स्कूल हो गया, DPS हो गया, या डिवीजनल पब्लिक कॉलेज DPC हो गई। इस तरह के काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कोर्स के जो है ना वो सिलेबस पढ़ाते हैं बच्चों को। तो काउंटडाउन 7 भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की ही है। दूसरे अल्फाज में ये मैथ की बुक है जी, रियाजी की। और रियाजी आपको पता है कि रियाजत किसको कहा जाता है, कि मेहनत, जुस्तजू और जो कोशिश वगैरह को रियाजत या रियाजी आप समझ लें, रियाजत कहा जाता है। तो रियाजी ही एक तरह की रियाजत है। इसके लिए शर्त यही है कि प्रैक्टिस लाजमी है। बार बार जितनी आप इसको करेंगे तो उतनी ही आपके लिए आसानी होगी और ये आपको आसानी से आज़बार हो जाएगी, याद हो जाएगी। ये हमारा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है स्कूल चलाने के दौरान का। तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को अपनी जो है ना हमारी मादरी ज़ुबान वो है उर्दू। अच्छा, एक बात यह है कि अगर आप किसी एक यानी सेकंड लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो सेकंड लैंग्वेज के लिए दो चीज़ें शर्त हैं। एक तो ये कि या तो उस माहौल में बच्चा चला जाए जिसमें वो ज़ुबान बोली जाती है, या फिर दूसरे अल्फाज में उस बच्चे को जो है ना कन्वेंशनल वे ऑफ टीचिंग इस्तेमाल करके, यानी रिवायती तरीक़ा तदरीस को अख्तियार करते हुए बच्चों को पढ़ाया जाए। और मादरी ज़ुबान में जितने बच्चे आसानी से समझ पाते हैं, मेरा ख्याल है इतनी जो है ना वो सेकंड लैंग्वेज में वो बच्चे समझने के कासिर यानी समझने से कासिर रहते हैं, समझने के काबिल नहीं होते। तो देखें जी, आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है सेट का। तो सेट का ये मेरा ख्याल है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, मैट्रिक में जाएंगे, वहाँ पे भी सेट आपको मिलेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जी सेट की डेफिनेशन क्या है, सेट की तारीफ क्या है, सेट किसे कहते हैं। आपने अमूमी तौर पर सुना होगा कि जी मोबाइल सेट है उसके पास। तो सेट से मुराद सिर्फ मोबाइल नहीं है, उससे मुराद मोबाइल है, मोबाइल के साथ उसका चार्जर है, और हो सकता है उसके साथ जो हेडफोन हो या माइक्रोफोन हो, इस तरह की दीगर चीज़ों का, यानी मिलती जुलती चीज़ों का लेकिन उनका पर्पज़ एक दूसरे से रिलेटेड हो, उन चीज़ों को क्या कहते हैं जी, सेट। इस तरह बर्तनों का सेट कह दें, बच्चे के अंदर जो है ना, बच्चे के थैले के अंदर किताबों का सेट कह दें, और कमरे में पड़ी चीज़ों का सेट कह दें। तो इस तरह और भी एग्जांपल ले सकें कि पाकिस्तान के सूबों का सेट। तो अगर पाकिस्तान के सूबों का सेट लिया जाए, ज़ाहिर पाकिस्तान के सूबे जो है ना, जैसे KPK है, पंजाब है, बलूचिस्तान है और सिंध है, और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान को भी शायद मान लिया जाए तो 5 बनते हैं। इस तरह अगर मोबाइल सेट ले लिया जाए तो सेट से मुराद होगा मोबाइल, उसका चार्जर, डेटा केबल, माइक वगैरह। तो इसी तरह रियाजी की ज़ुबान में भी सेट एक ख़ास लफ्ज़ में इस्तेमाल, ख़ास मानी मफ़हूम में इस्तेमाल होता है, ये ख़ास इस्तिलाह। अगर कोई लफ्ज़ एक अपने अमूमी मानी से हटकर ख़ास मानों में किसी फील्ड में जाकर, किसी मैदान में जाकर इस्तेमाल हो तो उसको टर्म या इस्तिलाह कहा जाता है। टर्म या इस्तिलाह। तो मैथमेटिक की इस्तिलाह में सेट, अमूमी तौर पर सेट आप किसी भी चीज़ का सेट ले सकते हैं, जैसे ज्वेलरी सेट है या कोई भी चीज़ है, या डाइनिंग सेट है यानी जिसमें टेबल आती है ये वो।
तो ये टर्म तो हो गया अमूमी इस्तिलाह में। एक सेट का मतलब होता है जी वो अपनी जगह पे फिट है, उसको सेट कहा जाता है जी। आप सेट हैं जिस तरह हम कहते हैं, आप ठीक ठाक हैं, वेल हैं। तो जब ये मैथ में सेट आ जाता है, SET सेट, तो इसके मखसूस मानी हो जाते हैं। इसके मानी क्या है जी? सेट की डेफिनेशन या तारीफ क्या होगी जी? कलेक्शन ऑफ well defined objects is called set। मैथ की ज़बान में इसकी ये तारीफ होगी। वाज़े अशिया के इत्तमा को उर्दू में हम इसको यूँ कहेंगे कि वाज़े और महदूद अशिया, वाज़े और वेल डिफाइंड, यानी जो अच्छी तरह वाज़े अशिया हूँ उनके सेट को क्या कहें, उसके कलेक्शन को, उसके मजमू को क्या जाता है? वाज़े अशिया के मजमू को उर्दू में हम इसका यूँ तर्जुमा करेंगे, वाज़े अशिया के मजमूए को सेट कहा जाता है। मिसाल मैंने आपको दी, मसलन पाकिस्तान के सूबों का सेट, पहली मिसाल एक। नंबर 2 पे पहले 4 जुफ्त तादाद का सेट, क्लास में मौजूद अशिया का सेट। ये एग्जांपल हम दे सकते हैं जी उर्दू में। सेट किसको कहते हैं? सेट की डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। अंग्रेजी ज़ुबान में ये इसकी डेफिनेशन होगी, उर्दू में इसको क्या कहेंगे जी? वाज़े अशिया के मजमूए को सेट कहा जाता है। मसलन पाकिस्तान के सूबों का सेट। तो पाकिस्तान के सूबे कितने हैं जी? पंजाब, ये आ गया जी, ठीक है जी। KPK, बलूचिस्तान और सिंध या गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान। ये कितने बनेंगे जी? 1 2 3 4 और 5। तो ये वेल डिफाइंड है जी, इससे ज़्यादा नहीं है। ये 5 लिमिटेड हो गए, वेल डिफाइंड हो गए, इनकी वजाहत हो गई। इससे ज़्यादा पाकिस्तान में सूबे नहीं है। तो कलेक्शन है भी मजमुआ 5 है, एक नहीं है। यानी वाज़े अशिया के मजमुए को क्या कहा जाता है जी? सेट कहा जाता है। तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन आप यूँ लिखेंगे, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ऑब्जेक्ट्स अशिया। तो पाकिस्तान के सूबों का सेट जी, पहले 4 जुफ्त तादाद कौन से होंगे जी? जुफ्त, पहला अदद है 2 4 6 और 8, ये सेट है जी। इस तरह क्लास में मौजूद अशिया का सेट, जैसे मेज़, कुर्सियाँ, कंप्यूटर वगैरह वगैरह, चार्ट वगैरह लगे होते हैं। लेकिन ये हैं लिमिटेड हैं, महदूद हैं, उस क्लास से बाहर हम नहीं जा सकते। क्लास के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद होंगी, उसमें टेबल होगी, चेयर होगी, कंप्यूटर होगा, LED लगी हुई है बच्चों को पढ़ाने के लिए, या कुछ भी लगा हुआ है, तो उसके अंदर जितनी भी अशिया होंगी क्लास के अंदर, वो लिमिटेड होंगी, वेल डिफाइंड होंगी और दूसरी क्लासों से हट कर होंगी। तो वाज़े अशिया के इज्तिमा को क्या कहा जाता है जी? वाज़े अशिया के मजमूए को सेट कहा जाता है। इंग्लिश में से कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। तो इसकी मिसालें मैंने दी हैं 3। पाकिस्तान के सूबों का सेट, पहले 4 जुफ्त तादाद का सेट, ये देखें 2 4 6 8। और इसके अलावा जो है ना जी, क्लास में मौजूद अशिया, इसमें अशिया में वही टेबल, कंप्यूटर वगैरह, ये मेज़, कुर्सियाँ, टेबल, कंप्यूटर वगैरह, ये तो होगी सेट की तारीफ। ठीक है जी। अब ये डेफिनेशन हो गई जी सेट की।
अब जो है ना सेट को किस तरह लिखेंगे जी, सेट को किस तरह लिखेंगे? सेट को लिखने के तीन तरीके हैं। सेट को लिखने के कौन से हैं जी? तीन तरीके। सेट को लिखने के तीन तरीके हैं जी। बयानिया तरीका या डिस्क्रिप्टिव मेथड इसको कहा जाता है। पहले ये देखें कि सेट को यूं समझ लो कि ये करली ब्रैकेट के अंदर आदाद की सूरत में या जो भी चीज़ जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो करली ब्रैकेट के अंदर होंगे। अच्छा, जो चीज़ इन करली ब्रैकेट के अंदर होगी यूं समझ लो ये करली ब्रैकेट क्या है? एक करली ब्रैकेट एक सेट है, ठीक है जी। इसको ए का नाम दें, बी का नाम दें, सी का नाम दें, डी का नाम दें, जो भी दे दें, ये एक सेट है। किसी भी सेट को सबसे पहले क्या है? करली ब्रैकेट के अंदर उसके अरकान या उसके एलिमेंट्स या उसके मेंबर लिखते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, करली ब्रैकेट सेट को यूज करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? करली ब्रैकेट या दरमियानी ब्रैकेट, और इसके अंदर जो भी चीज़ें सेट के अंदर होंगी वो क्या होंगी? उसके एलिमेंट्स, उसके मेंबर या उसके अनासिर होंगे। उसके क्या होंगे? अब जैसे हमने पाकिस्तान के सूबों का सेट पढ़ा था, अब इसको लिखते हैं जी, ये जो है ना पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KPK। इसको किस तरह लिख देंगे? करली ब्रैकेट के अंदर। ये सेट का जो तरीका है ये वाला लिखने का, ये वाला अंदाज जो है इसको कहते हैं जी डिस्क्रिप्टिव मेथड या बयानिया तरीका। ये पहले नंबर वाला। अगर सेट के एलिमेंट्स को, सेट के अनासिर को, सेट के मेंबरान को जिस तरह लिख दें हम अमूमी तौर पर ब्रैकेट के अंदर, तो इस तरह के लिखने के मेथड को क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव मेथड या बयानिया तरीका, ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा तरीका भी एक है इसका। इसका दूसरा तरीका कौन सा है जी? सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन, सेट बिल्डर नोटेशन वो क्या है जी? सेट बिल्डर नोटेशन ये यूं समझ लो पाकिस्तान के सूबों का सेट, ठीक है जी। ये पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK या गिलगित बल्तिस्तान। ये वाला मेथड कौन सा हो गया जी? डिस्क्रिप्टिव मेथड। इसको बयानिया तरीका भी कहते हैं। जिस तरह जो भी अल्फाज वैसे के वैसे सेट के लिख दिए जाएं तो उसको क्या कहते हैं जी? डिस्क्रिप्टिव मेथड या बयानिया तरीका। एक दूसरा तरीका है जी, वो दूसरा तरीका कौन सा है? सेट बिल्डर नोटेशन या सेट तरकीब साज, इसको उर्दू में कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। इसमें ये लिखते हैं जी, इसका एक लिखने का मखसूस अंदाज है जी। इसमें हम लिखते हैं किसी एक भी एलिमेंट को हम फर्ज या एक्स करार दे देते हैं। इसके कितने एलिमेंट हैं? एलिमेंट, मेंबर या अनासिर कितने हैं जी? 1 2 3 4 हो गए जी। पाकिस्तान के सूबों का सेट कितने? इसके अंदर जितने भी एलिमेंट या अनासिर होंगे उनकी तादाद क्या होगी? 4 ही होगी। तो अब देखें, इसको हम एक मखसूस तरीके से लिखते हैं, वो है सेट बिल्डर नोटेशन या सेट तरकीब साज। इसमें किसी एक को हम एक्स का नाम देते हैं। फर्ज कीजिए एक सूबा पंजाब जो है वो एक्स के बराबर एक्स, जबकि इसको, इस साइन को क्या पढ़ते हैं? एक्स, वाइल एक्स पाकिस्तान का एक सूबा है, एक्स, जबकि एक्स पाकिस्तान का एक सूबा है। इस किस्म की जो है ना तहरीर को सेट बिल्डर नोटेशन कहा जाता है जी। सेट बिल्डर नोटेशन। एक्स, वाइल एक्स इज द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, एक्स वाइल एक्स इज द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, एक्स पाकिस्तान का एक सूबा है। अब एक्स की जगह जो भी रखेंगे, अब वो पंजाब को रख लें, KPK को रख लें, सिंध को रख लें, बलूचिस्तान को रख लें, तो ये पाकिस्तान के सूबे बनेंगे, ठीक है जी। इस किस्म की तरकीब को, इस किस्म के लिखने के तरीके को
सेट बिल्डर नोटेशन या सेट तरकीब साज कहा जाता है। अगर सादा अल्फाज में लिख दें पाकिस्तान के सूबों का सेट बराबर है पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, KPK, ये सादा तरीका डिस्क्रिप्टिव मेथड या बयानिया तरीका हो गया। एक करली ब्रैकेट के अंदर एक खास अंदाज से जो तरीका हमने अपनाया है इसको सेट बिल्डर नोटेशन कहा जाता है जी, सेट बिल्डर नोटेशन। एक होती है जी टेबुलर फॉर्म, या जिसको हम इसको कहते हैं जदवली शक्ल। अब ये टेबुलर फॉर्म जो इस्तेमाल होती है वो डिजिट्स के लिए या नंबर्स के लिए अक्सर इस्तेमाल होती है, जबकि ये डिजिट्स या नंबर नहीं है, अल्फाज हैं। इसीलिए क्या है जी टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म के लिए जिस तरह हमने पढ़ा था कि पहले 4 जुफ्त आदाद का सेट, इसको क्या लिखेंगे जी टेबुलर फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे जी x while x while x is even number and x is less than or equal to 8, x while x is even number and x is equal to, इसको कहते हैं equal to or, इसको क्या कहते हैं equal to, x is less than or equal to, x is less than or equal to 8। तो 8 इक्वल टू 8 के बराबर है, तो इसका मतलब है x की जगह हम वो अदद रखते जाएं, इवन नंबर रखते जाएं, जब वो इस शर्त से क्रॉस करेंगे तब हमारा सेट वहाँ पे मुकम्मल हो जाएगा। अब 2 इसकी जगह 2 रखें जी x की जगह, ये उस शर्त पर उतरेगा 2, क्या है जी ठीक है, और 4 इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन, इसको क्या आप इक्वल टू कह दें, इक्वल टू लेस देन, लेस देन, लेस देन। अच्छा जी इस तरह आप कहेंगे जी 6 है ना, वो लेस देन है जी 8, और 8 जब आएगा ये लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 के। तो ये 4 के 4 क्या बन गए जी, ये हमारी शर्त के मुताबिक वो सेट आ गया, पहले 4 जुफ्त आदाद का सेट। जिस तरह हमने उर्दू में लिख दिया इसको डिस्क्रिप्टिव मेथड कहते हैं, और एक खास तरकीब से लिखा है x while x is the even number and x is less than or equal to 8। तो ये टेबुलर मेथड है, इसको सारी सेट बिल्डर नोटेशन कहा जाता है। अगर इसी को हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो वो लिखेंगे जी 2, 4, 6 और 8, ये टेबुलर फॉर्म हो गई। और ये वाली फॉर्म है जी ये सेट बिल्डर नोटेशन। तो ये एक ही सेट को जाहिर करने के 3 मुख्तलिफ किस्म के तरीके हैं, जिनमें सबसे पहला जिस तरह हम अल्फाज में जो सेट है उसको अल्फाज में बयान कर दें तो उसको डिस्क्रिप्टिव मेथड या बयानिया तरीका कहा जाता है। तो उसको ख़ास अलामात से करली ब्रैकेट के अंदर ज़ाहिर किया जाए ख़ास शराइत के साथ, तो उसको क्या कहते हैं जी सेट बिल्डर नोटेशन। और अगर उसी को आदाद की शक्ल में करली ब्रैकेट के अंदर या जदवल की शक्ल में लिखा जाए तो उसको क्या कहते हैं जी टेबुलर फॉर्म। तो ये हमारी यहाँ डेफिनेशन से लेकर 3 ये वाली भी कंप्लीट हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये 3 मेथड याद हो गए होंगे। सबसे पहले तो आप यही याद रखें जी सेट को किस में लिखते हैं करली ब्रैकेट के अंदर। तो सेट करली ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो उस सेट के मेंबर, उसके एलिमेंट्स या उसके अनासिर होंगे। और सेट को जो नाम दिया जाता है वो इंग्लिश ज़ुबान के जो लेटर्स हैं, बड़े लेटर हैं A, B, C, D, E, F वगैरह से, ठीक है जी। तो ये तो हो गई सेट को क्या करना, सेट को नाम देने के लिए क्या करते हैं हम
इंग्लिश हरूफ तहजी के या इंग्लिश अल्फ़ाबेट के इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक लेटर यूज़ करते हैं जी, ए बी सी डी एक्स वाई जेड तक। तो उसके एलिमेंट्स को हम किस कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। वो एलिमेंट्स क्या होते हैं जी, उस सेट के रुकन होते हैं, उसके मेंबर होते हैं, उसके अरकान होते हैं। और कुछ इनके साथ साथ आप देखें एक ख़ास किस्म की सिंबल्स भी यूज़ होती हैं सेट को ज़ाहिर करने के लिए। सेट को ज़ाहिर करने के लिए ख़ास किस्म की सिंबल यूज़ होते हैं। इन दो नुक्तों को या इस तरह को ऐसे इसको पढ़ते हैं या इसको यूं कह दें, ठीक है जी। इसको कहते हैं इंग्लिश में वाइल, जब पे। ये भी एक सिंबल यूज होती है, ये वाली या ये वाली, ठीक है जी, ये वाली या ये वाली। तो बच्चों नेक्स्ट जो है ना सिंबल है हमारे पास ये वाली। इस सिंबल को कहा जाता है जी इज एलिमेंट, इज एलिमेंट ऑफ या इज नंबर ऑफ। सेट के अंदर क्या है जी, जो भी चीज़ मौजूद होगी उसमें से हर एक को क्या कहते हैं, एलिमेंट या मेंबर। तो ये वाली सिंबल इस्तेमाल होती है इज एलिमेंट। एक और सिंबल देखें जी, इज नॉट एलिमेंट ऑफ, इस वाली सिंबल को इज नॉट एलिमेंट ऑफ। और ये वाली सिंबल है जी इज इक्वल टू, इज इक्वल टू। अच्छा जी एक और सिंबल देखें, इज सबसेट ऑफ, इज सबसेट ऑफ। इज नॉट सबसेट ऑफ, ये वाली। ये वाली है जी इज प्रॉपर सेट ऑफ, इज प्रॉपर सेट ऑफ, ठीक है जी। अच्छा ये तो है वो सिंबल जो जनरली तौर पर यूज होते हैं, ठीक है जी। इसको यूं मैंने जैसे पहले बताया था, इसको वाइल कहते हैं और बाज़ दफ़ा यूं भी लिखते हैं दो डॉट की शक्ल में, यूं, ठीक है, और ऐसे, ठीक है जी। एक और सिंबल है जी देखें, ये वाली जो है ना, ये डिफरेंस को इंडिकेट करते हैं, डिफरेंस, डिफरेंस। इसको यूं भी हम लिख सकते हैं, ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी, ठीक है जी। तो दो सिंबल और भी इस्तेमाल होती हैं सेट के अंदर, उनको भी याद कर लें। ये वाली है जी यूनिवर्सल सेट की, यूनिवर्सल सेट। अच्छा जी, और इसके अलावा जो है नी इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है जी। इसको यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं, यू से जाहिर करते हैं, या इसको यूनियन ऑफ सेट भी कहा जाता है, यूनियन ऑफ सेट भी कहा जाता है, यानी ए यूनियन बी, ठीक है, या ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन कहते हैं तकातु को। अगर दो सेट हैं हमारे पास, उनमें कुछ एलिमेंट मुश्तरक हैं, कॉमन हैं, तो उस वाले सेट को, कॉमन एलिमेंट्स वाले सेट को इंटरसेक्शन कहा जाता है, ठीक है, इंटरसेक्शन।
तो इसके अलावा अब हम कुछ जो है ना, ये डेफिनेशन 3 तो हमने पहले देख ली थी, डिस्क्रिप्टिव, सेट बिल्डर नोटेशन, टेबुलर, इंटरनल सेट। If a set has no elements, then it is called empty or null set। इसको जी कैसे जाहिर करते हैं, या फिर यूं जाहिर करते हैं जी, ठीक है जी, ये वाली अलामत। इसको कैसे किया, इफ अ सेट हैज नो एलिमेंट्स देन इट इज कॉल्ड एम्प्टी और नल सेट। अगर किसी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स या कोई भी मेंबर नहीं है तो उस सेट को क्या कहते हैं, खाली सेट। उसको कर्ली ब्रैकेट से लिखा जाता है या फिर इस सिंबल से। तो एक थोड़ा सा और एक पॉइंट समझ ले, ये वाला कौन सा सेट होगा, तो बच्चों ये वाला सेट खाली सेट या एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है और वो 0 है। तो इसको क्या कहें जी, यूनिट सेट भी आप कह सकते हैं, या दूसरे अल्फाज में यक रुकनी सेट भी इसको कहा जाता है, एक रुकन पर मुश्तमिल सेट या यूनिट सेट। ठीक है जी, ये नल सेट के जुमरे में नहीं आएगा, खाली सेट के जुमरे में नहीं आएगा। अच्छा जी, इसी तरह फाइनाइट सेट, इफ a set has limited or finite number of elements, it is called finite set। फॉर एग्जाम्पल जी, हमारे पास एक सेट है जी, ये 2 4 6 8, ये क्या है जी, इफ अ सेट हैज अ लिमिटेड और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो ये हैं कौन से, पहले 4 जुफ्त आदाद, इनको इवन नंबर कहा जाता है जी, इसको ई से जाहिर करते हैं। ये 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी, यानी ये जा रहे हैं। इस तरह नेचुरल नंबर जो है जी, वो है जी 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। इस तरह होल नंबर है जी, ये डब्ल्यू से जो जाहिर होते हैं, 0 ±1 ±2 अप टू इन्फिनिटी। तो इसी तरह 8 नंबर हैं जी, या जिनको जुफ्त आदाद कहा जाता है, ताक आदाद 1 है 3 है 5 है, ये भी अप टू इन्फिनिटी। तो जो सेट फाइनाइट होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड होंगे, फाइनाइट होंगे, महदूद होंगे, वो उनका जिक्र आसानी से किया जा सकेगा। तो जिस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स या उसके अनासर जो है ना वो अनलिमिटेड होंगे, लामहदूद होंगे अप टू इन्फिनिटी, तो वो सेट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट की मिसाल जैसे बी है हमारे पास, ये है जी 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ये भी एक तरह का सेट है, ए भी सेट है। ए में सिर्फ 4 एलिमेंट, 4 अनासिर हैं, 4 अनासिर हैं या 4 मेंबर हैं उसके, और ये लिमिटेड सेट है। इसकी हद आकर हद बंदी हो गई है, ख़त्म हो गया यहाँ तक।
ये वाला सेट जा रहा है, इसका कोई पता नहीं कि अंजाम इसका कहाँ जाएगा। तो ये वाला सेट लिमिटेड महदूद है, इसकी एक हद मुकर्रर कर दी गई है, इसकी हद मुकर्रर नहीं की गई, लिहाजा ये इनफाइनाइट सेट है। ये फाइनाइट सेट है, ये इनफाइनाइट सेट है, यानी गैर महदूद सेट। तो फाइनाइट सेट का भी पता चल गया, इनफाइनाइट का पता चल गया। आगे है जी डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स if two sets have no similar elements, नंबर नहीं सारी तादाद नहीं, no similar elements, they are called disjoint sets। अब मैं इसकी मिसाल दूं, हमारे पास एक है जी ए, 1 2 3 4, ठीक है जी। और बी को देखें जी, बी क्या है हमारे पास, ए बी सी और डी। तो इनके एलिमेंट सिमिलर हैं, इनके एलिमेंट सिमिलर नहीं हैं। ये नेचुरल नंबर हैं, पहले 4 नेचुरल नंबर, और ये अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं छोटी ए बी सी के पहले, ए बी सी डी। तो इनके एलिमेंट्स सिमिलर नहीं हैं। इफ टू सेट्स हैव नो सिमिलर एलिमेंट्स then they are called disjoint sets। फिर उन्हें क्या कहा जाता है, disjoint sets। अब देखें जी, हमारे पास है एक सेट है ए, 4 6 8, ठीक है जी। एक और सेट है जी बी। ये एग्जाम्पल सपोज मैं दे रहा हूँ आपको, ये आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब पता चलेगा। ये जी 4, इसमें आप कह दें जी 6 8, और इसके अलावा जो है 10 और 12। तो अब देखें, अगर हम ये 3 एलिमेंट्स एक जैसे हैं, 3 एलिमेंट्स एक जैसे हैं, अगर हम इन सेट को वेन डायग्राम के थ्रू इंडिकेट करना चाहें, वेन डायग्राम के थ्रू, तो उसको हम यूं लिख सकते हैं जी, ये एक सेट है ए, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जी, इसके एलिमेंट्स हैं जी 4 6 8 और कितने हैं जी 4 6 8। और दूसरा एक सेट अगर हम लेना चाहें तो फर्ज कीजिए तो ये हो गया, और ये बी का हम कुछ यूं दायरा बना देते हैं जी। इसमें हमारे पास जो सेट एक बनेगा वो ये बनेगा। अब इसमें 4 6, बी में 4 6 हैं, और इसके अलावा यहाँ 10 और 12 भी हैं। तो अब ओवरलैप कौन कौन से हो रहे हैं दायरे के अंदर, ये वाला एक ए है और ये वाला एक दूसरा है। तो ये वाला जो पोर्शन बीच वाला जो बन रहा है, ये वाला, ये दोनों में मुश्तरक है, तो यही ओवरलैप हो रहा है। तो सच सेट्स which have 2 or more than 2 elements, same elements, they are called overlapping sets। अगर 2 या 2 से ज़्यादा सेट ऐसे हों जिनमें से 2 या 2 से ज़्यादा या एक एलिमेंट कॉमन हो या मुश्तरक हो,
तो वो वेन डायग्राम की सूरत में हम उनको यूं जाहिर करेंगे वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होंगे। तो इस तरह के जो सेट होंगे दो वो ओवरलैपिंग सेट होंगे जी। आगे इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, इफ टू सेट्स हैव if two sets have same number of elements, then they are called equivalent sets। इक्विवेलेंट सेट्स। अब इनके एग्जांपल देखें जी, ये सी है, इसमें 1 2 3 4 है, कोई भी एलिमेंट दे सकते हैं। इस तरह जो है ना ये डी है जी, ये क्या है जी, डी है, इसमें ए बी सी डी। ये इक्विवेलेंट इसलिए हो गया है जी, सी के हर एक एलिमेंट के मध्य मुकाबले डी में वो एलिमेंट्स मौजूद है। या दूसरे अल्फाज में, इन अदर वर्ड वी कैन से द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डी। सो सी एंड डी आर इक्विवेलेंट सेट्स। अगर दो सेट्स के अंदर अनासिर की तादाद बराबर हो, एक जैसे ना हो, तादाद बराबर हो, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, चाहे एलिमेंट डिफरेंट्स हो, लेकिन उनकी तादाद बराबर हो, तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे, इक्विवेलेंट सेट्स। अब आ गया जी इक्वल सेट्स। इक्विवेलेंट्स और इक्वल में यही फर्क है, वो भी दो सेट होते हैं इक्विवेलेंट वाले, उसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल इन बोथ सेट। इक्वल सेट में क्या होता है, एलिमेंट्स आर सिमिलर। if two sets have same elements, then they are called equal set। अब f को देखें जी, ये है हमारे पास क्या है, 3 3 7 8, ठीक है जी, 3 7। आ गया जी जी, इसमें भी क्या है हमारे पास 3 7 8। तो इनके अंदर जो है ना एलिमेंट सेम है, सो दे आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। इफ टू सेट्स हैव सेम एलिमेंट्स देन दे आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। अगर दो सेटों के जो एलिमेंट्स हैं, जो उनके अनासिर हैं, अगर वो एक जैसे हैं, तो उन दो सेटों को क्या कहते हैं जी, इक्वल सेट्स। इक्विवेलेंट में तादाद बराबर होनी चाहिए, इक्वल में एलिमेंट्स एक जैसे होने चाहिए। आगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट है जी, यूनिवर्सल सेट सेट comprising all number of under consideration sets। A set comprising all number of under consideration sets is called universal
सेट। अब फर्ज कीजिए ये है हमारे पास 1 2 3 है जी, और बी बराबर है जी 5 6 7। तो ए यूनिवर्सल बी या ए यूनियन बी, जो यूनिवर्सल होगा इन सब का मजमुआ होगा, वो होगा क्या होगा जी 1 2 3 5 6 और 7। और इसके अंदर भी अगर हम देखें तो इनमें सबसे पहले अगर हम इनके सेट निकालना चाहें सारे के सारे, तो पहले ये यूनिवर्सल सेट यूँ होगा, खाली सेट होगा, फिर इसका पहला एलिमेंट होगा 1 वाला सेट होगा, और फिर 2 वाला सेट होगा, फिर 3 वाला सेट होगा। इस तरह इसके टोटल जितने सेट बनेंगे, फिर जब 1 2 ख़त्म हो जाएंगे, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 5, 1 6, जब ये ख़त्म हो जाएंगे फिर 2 3, 2 5, 2 6, 2 7, जब ये ख़त्म हो जाएंगे 3 5, 3 6, 3 7। इस तरह ये अनलिमिटेड सेट हैं, ये अंडर कंसीडरेशन है। सेट कंप्राइजिंग ऑल नंबर ऑफ अंडर कंसीडरेशन सेट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो जितने भी सेट ज़ेरे गौर हैं उन सब सेटों के मजमूए को क्या कहते हैं जी यूनिवर्सल सेट। उसको क्या कहा जाता है जी यूनिवर्सल सेट। अच्छा जी आ गया सब सेट। आ सेट fully defined in a bigger set is called subset। A set fully defined या fully described in a bigger set, एक बहुत बड़े सेट के अंदर जो छोटा सा सेट होता है वो क्या कहलाता है सबसेट। अब फर्ज कीजिए जी एक सेट है ए, इसके एलिमेंट हैं जी 4 6 8 10। एक दूसरा सेट है जी बी, इसके एलिमेंट कौन से हैं जी 4 और 6 हैं। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, इसको यूं लिख सकते हैं ए इज उल्टा लिख दिया, बी के एलिमेंट ए के अंदर है, बी इज द सबसेट ऑफ ए। सबसेट इसको कहते हैं ताहती सेट, ताहती सेट उर्दू में मातहत सेट, यानी बी के एलिमेंट कैसे मातहत हैं ए के अंदर भी हैं और कम अज कम एक एलिमेंट्स ए का ज़्यादा भी है। तो बी इस अलामत को क्या कहते हैं बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए, इसको सब सेट की अलामत कहा जाता है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो बी तो सब सेट होगा ए का, ए क्या होगा फिर सो ए विल बी सुपर सेट ऑफ बी, बी विल बी सबसेट ऑफ ए, यानी बी ए का ताती सेट होगा, ए विल बी सुपर सेट ऑफ बी। तो ये जो होगा सुपर सेट होगा बी का, यानी ए के कम से कम एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स बी से ज़्यादा हों, या बी के सारे एलिमेंट्स इस ए के अंदर हों, तो उस सेट को क्या ये सेट फुली डिफाइंड इन अ बिगर सेट। बड़ा सेट है ये, जो छोटा सेट बड़े सेट के अंदर होता है उसको कहते हैं ताहती सेट या सब सेट, और उस बड़े सेट को जिसके अंदर वो छोटा सेट होता है उसको सुपर सेट कहा जाता है। तो बच्चों आज तक यहाँ तक काफ़ी है, और ये काफ़ी सारे पूरे चैप्टर की आपने डेफिनेशन और इसके अलावा उसमें जो सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं वो सारी पढ़ ली है, और मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो इसे लाइक कीजिए,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और और इसके साथ ही सब्सक्रिप्शन के लिए एक जब हमारा यूट्यूब चैनल खोलेंगे तो सब्सक्रिप्शन की एक टैब बनी होगी, उसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल के निशान या घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच पाए। और उम्मीद है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला किसी का अज्र ज़ाय नहीं करता। तो तब तक के लिए नए लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।